हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम नैन्सी फ्रॉम उन्नाव। तो आज मैं आपको यूजीसी नेट के ज्योग्राफी सब्जेक्ट 2014 के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। मैंने जैसे कहा था कि मैं 2014 के पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, तो वैसे आज मैंने स्टार्ट किया है 2014 के क्वेश्चंस। तो नाउ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा एकल प्रमुख भू आकृति द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं। एकल प्रमुख भू आकृति द्वारा उत्पन्न भू दृश्य कहलाते हैं। सरल भूदृश्य क्या कहलाते हैं? सरल भूदृश्य। क्यों? क्योंकि एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य सरल भूदृश्य कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ आक्रीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फर्ल है, परंतु निपाती आग्रंतों के बगैर है को किस नाम से पुकारा जाता है? ये कह रहा है कि दीर्घ आक्रीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हैं, परंतु निपाती आग्रंतों के बगैर हैं, तो उनको किस नाम से पुकारा जाता है? किस नाम से? वेल बैक। किससे पुकारा जाता है? वेल बैक। क्यों? क्योंकि ऐसे कटक जो प्रचलित पवनों के समांतर फैले हों उन्हें क्या कहते हैं? वेल ब्लैक कहते हैं। और कभी कभी होता है कि अनप्रस्थ बालू के जो स्फुट होते हैं और उनके विशिष्ट रूप होते हैं, और इनका जो आकार होता है नवचंद्र जैसा होता है। कैसा होता है? नवचंद्र जैसा। और ये मुख्य रूप से पवन की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं, और इनका पवन मुखी भाग उत्तम तथा विमुखी भाग अवतल होता है, और इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सींग होती हैं। और जो वायु जिस दिशा में वायु चलती है, तो ये क्या करते हैं? उसी दिशा में इनकी जो सींग है, मतलब जो टीले बनते हैं, वो उसी दिशा में बन जाते हैं, और ये मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। किंतु इनकी जो चौड़ाई और लंबाई की अपेक्षा लगभग के 12 गुना बड़े होते हैं। कितने गुना? 12 गुना। मतलब जो जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ ऐसे हवा चलते चलते इतने इनकी सींग इतनी लंबी हो जाती हैं। बालू की बात कर रहे हैं, ना कि सींग, गाय की सींग की। वही क्या होती हैं? 12 गुना बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नदी घाटियों के जिनके मार्गों का नियंत्रण कारकों द्वारा होता है और जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या है? ऐसे नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन होगा आक्रमवर्ती कैसे हुआ? क्योंकि जो नदियाँ प्रादेशिक ढाल के रूप में जो नदियाँ होती हैं वो प्रादेशिक ढाल के अनुरूप न होकर प्रतिकूल दिशा में भौतिक संरचना के आर पार प्रभावित होती है। जैसे नदी इधर बह रही तो उसके प्रतिकूल दिशा में प्रभावित होती है। उन्हीं क्या कहते हैं? अक्रमवर्ती सरिता कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रमवर्ती सरिता। नाम तो अक्रमवर्ती सरिता हमने रख दिया है। और फिर जब ये होते हैं तो ऐसे क्या करते हैं कि अक्रमवर्ती जो अपवाह तंत्र के अंतर्गत पूर्व तथा पूर्वरोपी सरिताएँ आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ऐसे तो हमारे 4 ऑप्शन थे, पर मैंने कहा 4 ऑप्शन ना लिख के एक क्वेश्चन लिख देते ताकि आपको एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो क्या है? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पेक ने। कैसे? ढाल का जो प्रतिस्थापन मॉडल था पेक ने प्रतिपादित किया था। पेक ने ढाल से संबंधित विचारों को जर्मन भाषा के प्रस्तुत किया था। पेक ने क्या किया था कि ढाल का प्रतिस्थापन मॉडल पेक ने प्रतिपादित किया था, और किंतु फिर उस संबंधित जो विचारों के जर्मन भाषा के प्रस्तुत भी किया था। और पेक की दृष्टिकोण का वास्तविकता, मतलब जो उनकी वास्तविकता प्रदर्शन है, वो 1953 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1953 में। ठीक। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है? फिर से पढ़ते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कोहन, कोटेश्वरम, हैली, फ्रॉस्ट। फिर से पढ़ते हैं। कोहन, कोटेश्वरम, हैली, फ्रॉस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोटेश्वरम। क्योंकि जो भूगोलवेत्ता कोटेश्वरम ने अवलोकन किया है
जो भूगोलवेत्ता हैं, ये क्या है कटोर शर्मा? भूगोलवेत्ता। इन्होंने क्या किया है कि तिब्बती पठार का जो ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है, इन्होंने बताया है कोटेश्वरम ने, और ये भूगोलवेत्ता हैं, सब सारे ही भूगोलवेत्ता, पर ये कहा किसने? तो ये कोटेश्वरम ने कहा। नेक्स्ट है जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार, क्या कह रहा है? जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई ध्रुवीय पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। जैसे कि जो भारत की जो जलवायु क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास है, और ये H.A. ब्लैंडफोर्ड ने 1989 में किया था, 1989 में किया था, जिन्होंने यह कि जलवायु की विश्व की व्यापी जलवायु जो विभिन्नताओं को संकेत दिया है। बाद में 1918 में ब्लिडमीडर ने, कोपेन ने और विश्व की जलवायु का सर्वाधिक व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पहले उन्होंने कहा था ब्लैंडफोर्ड ने, फिर उसके बाद ब्लिडमीडर ने कहा था, किसने? व्लादिमीर ने, फिर उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फिर आखिरी में कोपेन ने कहा कि ध्रुवीय पर्वतीय जलवायु का विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बताया गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे गर्म माह का औसत ताप 10 डिग्री से कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ तक तो ठंडी रहती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमने पढ़ा था 6वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये तो इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पवन को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? दाब प्रवणता, घर्षण, चुंबकत्व की कोरियोलिस प्रभाव। क्या होगा? चुंबकत्व। क्यों? क्योंकि जब दाब प्रवणता का घर्षण कोरियोलिस के प्रभाव से प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो 2 स्थानों के वायुदाब के अंतर को वायुदाब प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुदाब प्रवणता। तो फिर जब वायु संचरण की दिशा दाब प्रवणता की अधिक दिशा पर निर्भर करती है, तो क्या होता है? वायु की प्रवाह दिशा सर्वदा उच्च वायुदाब प्रवणता के न्यून दाब पर प्रवणता की ओर होती है। क्यों? अर्थात क्योंकि वायु की दिशा जब उच्च वायुदाब के न्यूनतम दाब की ओर होता है, तो क्या होगा? जब पड़ता है तो उसमें क्या होगा? चुंबकत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? नीचे सूचीबद्ध स्थानों में किसमें, क्या कह रहा है? नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसके उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? किसमें होना चाहिए? विषुवतीय द्वीप, ध्रुवीय हिमटोपी, उष्णकटिबंधीय तट, मध्य अक्षांशीय महाद्वीप केंद्र। चारों में से क्या होगा? मध्य अक्षांशीय महाद्वीप केंद्र, क्योंकि जो मध्य अक्षांशीय महाद्वीप केंद्र के दिन के समय तापमान अत्यधिक अधिक हो जाता है, जबकि रात के समय तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, और इन क्षेत्रों में क्या होता है? उच्चतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? ध्रुव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आया। द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातीकरण, सघनन की हिमकरण। क्या होगा? हमारा क्वेश्चन होगा ऊर्ध्वपातीकरण, क्योंकि द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस जो ठोस का सीधे गैस के रूप में रूपांतरण को ऊर्ध्वपातीकरण कहा जाता है। जब द्रव की स्थिति में गए बगैर ठोस सीधे गैस के रूप में रूपांतरण का ऊर्ध्वपातीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। क्या है? वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन डाई, ये कार्बन नहीं होगा, वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? वसा, तापीय वियोजन की वात्या पट्टी, कि रंग बनाना, कि गैसोलीन मोटर विकास। क्या होगा हमारा? गैसोलीन मोटर निकास। क्यों? क्योंकि गैसोलीन जो मोटर का निकास है वो वायु प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। किसका स्रोत है? कार्बन मोनोऑक्साइड का।
इसका आंसर हमारा क्या होगा, गैसोलीन मोटर निकास। तो यहाँ से हमारे 2014 के 10 क्वेश्चन। अब जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी तो उसमें भी और क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ताकि जो एग्ज़ाम में फंसे हों। ये तो 2014 के कुछ क्वेश्चन थे, 10 थे, ताकि मेरे पास शॉर्ट वीडियो देती हूँ इसलिए इसमें 10 क्वेश्चन है। बाकी कोशिश करूँगी कल और 10 वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।